Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हेलो ऑल, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी स्टडी को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। ऑलरेडी मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। चैप्टर नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 3 के पार्ट नंबर 2, जिसमें मैं बताऊँगी हेनरी फयल के जो 14 उन्होंने सिद्धांत दिए हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। अगर कोई मेरे चैनल पर यहाँ पर नया जुड़ा है तो मेरे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें, और इसके अलावा जो दोनों चैप्टर्स रह गए हैं फर्स्ट और सेकंड, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमने बेसिकली सिद्धांत का अर्थ जान लिया था। इसके बाद हम बात करेंगे आपके जो 14 सिद्धांत दिए हैं हेनरी फयल ने उनके बारे में। प्रबंध के सिद्धांत कार्यकुशलता में वृद्धि एवं कार्य के प्रति सही दृष्टिकोण रखने में सहायक होते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों से प्रबंध की शिक्षा सुगम, प्रभावी तथा सर्वमान्य हो जाती है, क्योंकि अगर हमारे पास पहले से कोई आधार है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं बाकी हमारे आगे आने वाले जो लोग हैं उनको, जिससे प्रबंध एक पेशे के रूप में विकसित हो रहा है। बदलते परिवेश में कार्य क्षमता और कार्य कुशलता को बनाए रखने में बढ़ाने के लिए प्रबंध के सिद्धांतों पर निरंतर शोध कार्य हो रहे हैं। जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि शोध कार्य क्यों होते हैं और उनका क्या यूज़ है, और सिद्धांतों में उनका हम यहाँ पर क्या यूज़ ले रहे हैं। इनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन और विस्तार करके सर्व सामान्य बनाने का प्रयास निरंतर चल रहा है। अतः सार्वभौमिक रूप से सर्व स्वीकार्य प्रबंध के सिद्धांत निम्न प्रकार हैं। ठीक है, 14 सिद्धांत हैं। आपको 14 के सिद्धांत क्यों याद करने हैं। बेटर है कि अगर आप इनको क्या करें, एक ही सीक्वेंस में लर्न करें तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट्स चाहें तो अपने एग्जाम्पल्स भी इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि ये जब कॉपी चेक होती है तो एग्जामिनर पर अच्छा इम्पैक्ट यहाँ पर वो डालता है। ये जो सिद्धांत है वो मैं अपने नोट से कंटिन्यू करवाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने वही कंटेंट लिया है जो आपके लिए यूज़फुल है। हेनरी फयल को आधुनिक प्रबंध का पिता कहा जाता है। ये आपके लिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको आप यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, यही 1 मार्क्स में आते हैं कि आधुनिक प्रबंध का पिता किसे कहा जाता है, तो आप लिख सकते हो हेनरी फयल को। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। जैसा मैं हमेशा जहाँ भी कोई क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होता है मैं वहीं पर आपको अंडरलाइन करवा देती हूँ। इसके अलावा भी जो क्वेश्चन है वो मैं अच्छे से आपको बताऊंगी। बट ठीक है ना, अगर हमें जहाँ कहीं कोई क्वेश्चन मिल रहा है हम उसी को अगर वहाँ समझ लें तो आगे हमें प्रॉब्लम नहीं आती, और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपका सिद्धांत नंबर फर्स्ट, कार्य विभाजन, जिसको हम बोलते हैं कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य को करने के उपयुक्त नहीं होता। ठीक है, मैथ्स का टीचर साइंस नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, साइंस का टीचर हिंदी नहीं पढ़ा सकता। आई बात समझ में? अतः जिस व्यक्ति को जिस कार्य में रुचि हो तथा वह उसके योग्य हो उसे वही कार्य दिया जाना चाहिए, ताकि विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त हो। क्योंकि इस विधि से कार्य एवं कार्यकर्ता में सामंजस्य बना रहता है तथा उनकी क्षमता का पूर्ण उपयोग होता है। ये कहना चाह रहा है आपको कि कोई भी मनुष्य यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसको आप अपने क्या कर रहे हो, संस्था में जॉब दे रहे हो, ठीक है, उसको वही कार्य दो जिसके तो सर्वप्रथम वो योग्य है। क्लियर? और जिसके बाद उसमें जिस कार्य में उसकी रुचि हो, उससे क्या होता है, वो व्यक्ति उस कार्य में रुचि लेता है, ऑलरेडी उस कार्य के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, तो आपको ट्रेनिंग का पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता। ठीक है, वो कार्य में जल्दी से क्या होता है, दक्ष हो जाता है, तो आपके और भी खर्चे बचते हैं। साथ ही कार्य और उस व्यक्ति में भी क्या होता है, सामंजस्य बना रहता है और उसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग होता है। अब मान लो आपको एक काम ऐसा दे दिया जाए जिसमें आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उसको क्या करोगे, बहुत ही गंदे तरीके से करोगे। ठीक है, आपको वही काम दिया जाए जिसमें आपको बहुत ज़्यादा वाला इंटरेस्ट है, तो आप उसको क्या करोगे, उसमें अपना बेस्ट देने की आप ट्राई करोगे। अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत की बात करा जाए तो अधिकार एवं उत्तरदायित्व आपस में संबंधित शब्द हैं। अतः यह कहा जाता है कि दोनों हमेशा क्या करते हैं, साथ साथ चलते हैं। आप इनको राम और लक्ष्मण मान सकते हो कि भाई अगर जहाँ ये जाएगा वहाँ ये जाएगा। ठीक है, और जहाँ अधिकार जाएगा वहाँ उत्तरदायित्व भी साथ में जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर अधिकार अकेला है तो उत्तरदायित्व यूजलेस हो जाएगा, और उत्तरदायित्व अकेला है तो वहाँ पर उत्तरदायित्व भी आपका यूजलेस हो जाएगा। यानी कि जब तक दोनों साथ नहीं चलेंगे तब तक क्या है, वो उसका दूसरा वाला पार्ट बिल्कुल यूजलेस है। अधिकार एवं उत्तरदायित्व आपस में संबंधित शब्द है। अतः यह कहा जाता है कि दोनों साथ साथ चलते हैं। अतः संगठन में जब किसी व्यक्ति को कार्य सौंपा जाता है तो उस कार्य के निष्पादन का उत्तरदायित्व भी उसी व्यक्ति पर होता है। कार्य का उचित निष्पादन उचित ढंग से तभी हो सकता है जब व्यक्ति को उचित अधिकार प्राप्त हो, तथा उत्तरदायित्व देते समय निर्णय लेने संबंधी अधिकार भी दिए जाने चाहिए।
पहले हम एक बहुत बेसिक से एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद जो एग्जाम्पल आपके एग्जाम में लिखने लायक है मैं वो भी आपको बताऊंगी। मान लो आपको क्लास का मॉनिटर क्या किया गया, नियुक्त कर दिया गया कि ठीक है आप क्लास के मॉनिटर हो, लेकिन आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं दी गई। अब आप क्या कर रहे हो, उसका बहुत गलत यूटिलाइज करो कि आप क्लास के मॉनिटर हो, सब पे अपना रौब जमा रहे हो, ठीक है। तो बच्चों को क्या हो रही है, परेशानी, क्योंकि आपके पास अधिकार तो है पर आपकी कोई उत्तरदायित्व तो पूछने वाला ही नहीं है वहाँ पर। अब या फिर क्या करा गया आपको, यहाँ तो हो गया कि आप उसका क्या कर रहे हो, गलत फ़ायदा उठा रहे हो। वहीं आपको सारी जिम्मेदारी किसकी दे दी, एक मॉनिटर होने की, लेकिन अधिकार नहीं दिए गए आपको। उत्तरदायित्व तो दे दिया गया वहाँ पर, लेकिन आपको अधिकार नहीं दिए गए। तो अब आप क्या करोगे, अगर आप मॉनिटर के पद पर नहीं हो परंतु आपको सारे काम वो करने के लिए बोल दिए गए जो एक मॉनिटर करता है, तो आप उसको उतने अच्छे से नहीं कर सकते। आपको मान लो क्लास के बाहर जाने की परमिशन नहीं है, या फिर एक जो मॉनिटर क्लास टीचर के साथ या फिर जो अपने स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेट करता है, जब तक आप मॉनिटर आपके पास बैच ही नहीं है तो आप कैसे उस पावर को फॉलो कर सकते हो। अब लेकिन प्रॉब्लम है कि यार आपको जो टीचर उत्तरदायित्व देकर चली गई तो आपको काम भी करना है, लेकिन वो अधिकार देकर तो गई ही नहीं, या फिर उन्होंने अधिकार दे दिया तो वहाँ पर आप उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हो, क्योंकि आपको पूछने वाला ही नहीं कि आपने क्या काम किया और क्या नहीं किया, ठीक है। ये तो हुआ आपको समझाने के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप देखा जाए ऑफिशियल कैसे होता है, मान लो एक आपकी फैक्ट्री है, वहाँ पर क्या हो रहा है, स्कूटर का निर्माण होता है। अब स्कूटर का निर्माण ऐसे तो है नहीं कि एक ही जहाँ पर फैक्ट्री ओपन वहाँ पर हो जाएगा, टायर कहीं और से आते हैं, ठीक है, आगे की बॉडी कहीं और से आती है, सारी बॉडीज़ के पार्ट्स अलग अलग जगह से वहाँ पर आते हैं। वहाँ पर कर्मचारी को क्या किया गया, जो मेन टायर वाला जो सेगमेंट था वो एक कर्मचारी को दे दिया गया। उसको क्या किया गया, वहाँ पर उत्तरदायित्व दे दिया गया कि आपको आज के दिन में कितने बनाने हैं, 10 टायर यहाँ पर बनाने हैं। लेकिन उत्तरदायित्व दिया गया, परंतु जो टायर के लिए सामान लाना है या कर्मचारियों से काम लिया जा सकता है और जो उसके साथ कर्मचारी हैं उनके बारे में तो उसे कोई अधिकार ही नहीं दिया गया। तो फिर अब क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा उसमें फंस जाएगा दुविधा में कि मेरे पास क्या है, मुझे 10 टायर तो बनाना है लेकिन ना तो मेरे पास कहीं जाने की परमिशन है, ना मेरे पास सामान है, तो मैं कैसे बनाऊं। तो अब वो उत्तरदायित्व होने की वजह से परंतु अधिकार ना होने की वजह से उन टायर को बनाने में असमर्थ हो सकता है। अब यहीं उस पर क्या हो, उत्तरदायित्व मिल जाए और उसको अधिकार भी मिल जाए कि आपको जो सामान चाहिए हो आप बोलो, आपको जितने भी और कर्मचारी चाहिए अपने साथ में आप उनको भी लो। तो जब टायर क्या होंगे, जब ज़्यादा अच्छी तरीके से बनेंगे। फिर आपका अनुशासन का सिद्धांत, डिसिप्लिन, ठीक है। अनुशासन वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति या समूह को निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नीति, नियम और कार्यवाही का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। हमें भी जो कहा जाता है ना कि डिसिप्लिन में रहो, चाहे स्कूल हो चाहे घर हो, हमें ये कहा जाता है कि अनुशासन में रहोगे तो सारी चीज़ें क्या होंगी, आप इजीली अचीव कर लोगे, और वही अनुशासनहीन बन के रहोगे तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। इस सिद्धांत को कर्मचारियों में ऐसे व्यवहार को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है जो संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होते हैं। इस सिद्धांत की पालना के लिए उचित निरीक्षण और दंड प्रणाली दोनों होने चाहिए। अनुशासन के लिए क्या होना चाहिए, जब तक आपको पता ही नहीं कि कौन उद्दंड व्यवहार कर रहा है, कौन गलत व्यवहार कर रहा है, उसके लिए क्या चाहिए, आपको निरीक्षक चाहिए कि भाई जो निरीक्षण करे, और उसके बाद उसको सही करने के लिए जो लोग गलत कर रहे हैं उनके साथ क्या होना चाहिए, ऑफकोर्स बात है, उनको सजा का प्रावधान होना चाहिए। तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, आपके उचित निरीक्षण भी होना चाहिए, साथ ही में दंड प्रणाली भी वहाँ पर होनी चाहिए। क्लास में मॉनिटर क्यों होता है भाई, इसीलिए तो होता है, ठीक है। आप सोचोगे कि मैम सारी चीज़ें मॉनिटर पर क्यों समझा रही हैं, देखो हमेशा मेरा फोकस ये रहता है कि बच्चों को इतना इजीली मैं कोई चीज़ समझा पाऊँ ताकि वो अपने आसपास की एनवायरनमेंट चीज़ों को रिलेट कर पाएँ और उन्हें कोई भी टॉपिक वो बहुत इजीली समझ में आए। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कितनी सारी चीज़ें आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए, तो आप वहाँ पर मुझसे जुड़कर ईजिली अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। आई थिंक अनुशासन का सिद्धांत समझ में आया होगा, क्योंकि हम लोग भी बेसिकली डिसिप्लिन में रहते हैं। तो अगर हम अनुशासन में ही रहेंगे तो अगर हम हमारे ही उद्देश्य पूरे नहीं कर पा रहे तो एक कर्मचारी अपने संस्थागत उद्देश्य कैसे प्राप्त कर पाएगा। इसके बाद है आदेश की एकता का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि एक कर्मचारी को एक अधिकारी से ही आदेश प्राप्त होने चाहिए, अनेक उच्च अधिकारियों से नहीं, वरना सभी की पालना एक साथ करना कठिन हो जाएगा, जो कि क्या है, अनुचित भी है, क्योंकि कर्मचारी में भ्रम पैदा होगा। सीधी सी बात है ना, एक ही व्यक्ति को 4-5 लोगों ने इंस्ट्रक्शंस दे दिए एक ही टाइम पर, तो अब कन्फ्यूजन हो ही जाएगा कि यार मैं पहले किसकी बात मान लूँ, किसी को हर्ट भी नहीं किया जा सकता, और अगर सब आपके अधिकारी हैं तो आप किसी के सामने जवाब भी नहीं दे सकते, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कर्मचारी के लिए। तो ये जो सिद्धांत है हेनरी फील्ड का, ये कहता है कि एक टाइम में एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी द्वारा आदेश दिए जाने चाहिए, जिससे ना तो किसी प्रकार का भ्रम पैदा हो और ना ही कोई कार्य करने में समस्या आए, तथा वह अपने दायित्व से विमुख हो जाएगा। क्योंकि वो तो ये बोल सकता है ना कि सर मैं क्या करूँ उसमें, मेरे को तो आपने भी इसी टाइम पे ऑर्डर दिया, दूसरे वाले सर ने भी और तीसरे वाले सर ने भी, फिर मैं कैसे करता, ठीक है। तो वो यहाँ पर बहाना भी बना सकता है इस बात का। तो फियल के अनुसार इस सिद्धांत की अवहेलना से संगठन में परस्पर संघर्ष में वृद्धि होती है और व्यवस्था में विघ्न और अनुशासन में कमी हो जाती है। ऑफकोर्स ये बात है,
क्या होगा, डिस्प्यूट्स होंगे। ठीक है, पहली बात तो कर्मचारी आपसे क्या कर सकता है, ये बात बोल सकता है कि सर मुझे तो एक टाइम पे 3 लोगों ने ऑर्डर दिया, मैं किसकी मानता। साथ ही जो अधिकारी वो एक दूसरे से भी डिस्प्यूट्स कर सकते हैं, झड़प कर सकते हैं कि जब मैंने किसी एम्प्लॉय को काम दिया था तो तुमने उसे क्यों दिया। तो वहाँ पर संघर्ष में वृद्धि होगी, व्यवस्था बिगड़ेगी। ठीक है, और अनुशासन में तो ऑटोमेटिक कमी हो ही जाएगी। इसके बाद है निर्देशन की एकता। यह सिद्धांत आदेश की एकता के सिद्धांत से पूर्णतः भिन्न है। बहुत सारे बच्चे आदेश की एकता और निर्देश की एकता को एक समान मानते हैं, एक समान बिल्कुल भी नहीं है। यह सिद्धांत सभी स्तरों पर किसी समूह की क्रियाओं से संबंध रखता है जिनमें एक रूपता होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ पर बात हो रही थी एक समय में एक व्यक्ति को एक ही अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए, और यहाँ पर है कि ये निर्देश की एकता उन कार्यों पर कार्यरत है, किन पर वर्क करती है कि जिनके क्रियाएं बिल्कुल समान हैं और उनमें एक रूपता होनी चाहिए। इस सिद्धांत का मूल मंत्र है कि एक अधिकारी और एक ही योजना होनी चाहिए, समान कार्य व उद्देश्यों के लिए एक ही अधिकारी वहाँ पर होना चाहिए। इसके महत्व में फ्योल ने कहा है कि 2 सिर वाला शरीर सामाजिक व पशु जगत में राक्षस माना जाता है तथा जीवित रहने में कठिनाई महसूस करता है। ये पॉइंट जो ऐसे थोड़े डिफरेंट होता है, इनको हमेशा याद रखा करो, क्योंकि अगर एग्जाम में लिखोगे तो अच्छा इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ेगा। अब निर्देश की एकता से समझ लो, एक स्कूल में प्रिंसिपल है, ठीक है, और वो टीचर्स को क्या बोलता है कि आपको क्या करना है, एक ही टाइम पे क्लास में जाना है, क्योंकि क्या है वहाँ पर समान क्रिया है ना। आई बात समझ में? आप ऐसा तो नहीं है कि 1st to 5th क्लास है उसको क्या कर रहे हो आप 8 बजे से पढ़ा रहे हो, 6th क्लास 9 बजे पढ़ेगी, 7th क्लास का 10 बजे का टाइमिंग है, ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि क्या है यहाँ पर एक समान क्रिया है। और समान क्रिया क्या है, शिक्षण। सभी टीचर्स को एक साथ ही तो शिक्षण करना है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल सर क्या कर रहे हैं, निर्देश की एकता का पालन कर रहे हैं कि समान प्रकार की क्रियाओं के लिए एक ही व्यक्ति के द्वारा आदेश दिया जा रहा है। यहाँ पर एक पॉइंट नोटिस करने लायक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है कि निर्देश की एकता और आदेश की एकता में अंतर कीजिए। जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये उनके लिए एज अ टास्क है कि आदेश की एकता और निर्देश की एकता में आप खुद से अंतर क्रिएट करें। ठीक है, आप आराम से क्रिएट करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसके अलावा जब मुझे लगेगा, ठीक है, या फिर जब हम रिवीजन सीरीज जारी करेंगे तब मैं पक्का आपको उसके आंसर यहाँ पर बताने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन है कि आदेश की एकता और निर्देश की एकता में अंतर क्रिएट कीजिए। उपरोक्त दोनों सिद्धांतों के अध्ययन से स्पष्ट है कि दोनों में पर्याप्त अंतर है। आदेश की एकता के सिद्धांत में कार्मिकों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करा जाता है, जबकि निर्देश की एकता में संगठन, उसके विभिन्न विभाग और उसके उद्देश्यों की एकता को महत्व दिया जाता है। 6 की बात करें, सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण का सिद्धांत। कहा जाता है ना कि नहीं, अगर ग्रुप का बेनिफिट सोच रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने इंडिविजुअल जो आपके प्रॉफिट्स हैं उनका त्याग करना पड़ सकता है। फ्योल के अनुसार एक प्रबंधक को सामूहिक व व्यक्तिगत हितों में परस्पर समन्वय रखना चाहिए। फिर भी उनमें कोई संघर्ष उत्पन्न होता है तो सामूहिक हितों को सर्वोपरि रखना जाना चाहिए। व्यक्तिगत हितों का वहाँ पर क्या होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। यह सिद्धांत संगठन की उन्नति के लिए बहुत आवश्यक होता है। एक संगठन में ऐसा नहीं होता कि एक ही कर्मचारी कार्यरत है, एक संगठन में काफ़ी लोग कर्मचारी कार्यरत होते हैं, उनके मध्य क्या होता है, डिफरेंट ग्रुप्स बनाए जाते हैं। अब अगर आपने वहाँ पर ग्रुप्स क्रिएट कर रखे हैं तो आपकी जिम्मेदारी क्या है कि भाई आप अपने इंडिविजुअल तो गोल्स प्राप्त करो ही करो, साथ में जो आपके सामूहिक गोल्स हैं यानी कि सामूहिक उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति वहाँ पर आपके व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वहाँ पर आपके क्या किया जाना चाहिए, अगर कहीं आपको लग रहा है कि आपके जो समूह के उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति में आपका व्यक्तिगत उद्देश्य आड़े आ रहा है तो आपको व्यक्तिगत उद्देश्य को वहाँ पर साइड में रख देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका पारिश्रमिक का सिद्धांत। देखो, पारिश्रमिक के लिए ही तो मनुष्य काम करता है, और वो क्यों काम कर रहा है, ऑफकोर्स ये बात है भाई, एक इंसान क्यों ऑफिस में जा रहा है, क्यों अपना इतना सारा टाइम वेस्ट कर रहा है। वेस्ट मतलब वो अपना कुछ और काम भी कर सकता है, और वो क्यों अपने आप को किसी और की ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ऑफकोर्स ये बात है पारिश्रमिक के लिए, क्योंकि वहाँ पर अगर वो काम करेगा तो उसको क्या मिलेगा, मनी, यानी कि उसका पारिश्रमिक वहाँ पर मिलेगा। तो पारिश्रमिक का सिद्धांत क्या कहता है, पारिश्रमिक का सिद्धांत कहता है कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के बदले दिया जाने वाला पारिश्रमिक, और प्रतिफल क्या कहलाता है, पारिश्रमिक। हर किसी का पारिश्रमिक अलग होता है। मजदूरों को क्या मिलती है, दिहाड़ी, वहीं पर एम्प्लॉयज़ को क्या मिलती है, सैलरी। क्लियर, एजेंट्स वगैरह होते हैं उनको क्या मिलता है, कमीशन। होता सबका पारिश्रमिक ही है, पर सबके लिए क्या किया जाता है, अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। व्यापारी या दुकानदार तो हम क्या बोलते हैं, इसने इतना पैसा कमाया, उसको इतना लाभ हुआ, जबकि कोई एम्प्लॉय तो हम उसको बोलते हैं भाई तेरी कितनी सैलरी है। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को उनकी सेवाओं का उचित पारिश्रमिक प्राप्त होना चाहिए। पारिश्रमिक व पारिश्रमिक के भुगतान की प्रणाली न्यायपूर्ण व तर्कसंगत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि आप नेपोटिज्म कर रहे हो कि ठीक है यार मेरे दोस्त का भाई यहाँ पर लगा हुआ है तो मैं उसे ज़्यादा पैसे दूँ, ठीक है, या फिर आप पैसे तो कम दे रहे हो, काम बहुत ज़्यादा निकलवा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो पारिश्रमिक की भुगतान की प्रणाली है वो न्यायपूर्ण,
तर्क संगत होनी चाहिए, ताकि क्या करें, कर्मचारियों में आपसी भेदभाव ना हो और वो पूर्ण लगन और रुचि से काम करें। क्योंकि अगर उनको अच्छा पेमेंट मिल रहा है तो वो क्या सोचेंगे कि जब हमारी कंपनी हमें इतना अच्छा पेमेंट दे रही है तो हमें भी तो उसके प्रति ईमानदार और वफादार होना चाहिए। इसके बाद है केंद्रीयकरण का सिद्धांत, यानी कि सेंट्रलाइजेशन। केंद्र क्या होता है, हमने 10th तक में पढ़ा है ना, लाइक इफ अ सर्किल, इस सर्किल को थोड़ा गोल ही समझ लेना, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, केंद्र। वैसे ही ये आपका क्या है, ऑफिस, और बीच में जो मैनेजर है वो आपका क्या है, केंद्र। फेयोल का यह सिद्धांत अधिकारों के केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच आवश्यक सामंजस्य बिठाने की बात बताता है। केंद्रीकरण से आशय होता है अधिकारों के उच्च प्रबंधकों तक सीमित रखने से, यानी कि आपके जितने भी अधिकार हैं, जो फैसले लेने का जितना भी राइट है, अधिकार है, वो किसके पास रहना चाहिए, जो मुख्य प्रबंधक वगैरह हैं, यानी कि एक ही पॉइंट पर वो रहना चाहिए, उसको तो बोलते हैं हम केंद्रीकरण। आवश्यक निर्णयों का अधिकार सीमित प्रबंधकों के पास ही रहना चाहिए। और विकेंद्रीकरण, ठीक है, यहाँ पर ये दोनों है आपके केंद्रीकरण का सिद्धांत और विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। केंद्रीकरण का जैसा अपोजिट क्या हो गया, विकेंद्रीकरण का सिद्धांत, यानी कि उच्च प्रबंधक क्या करते हैं, अपने अधिकारों को निचले प्रबंधकों तक बांट देते हैं कि ठीक है, अगर कुछ उनको लगता है कि हर बात हम तक नहीं पहुँचनी चाहिए, जो थोड़े कम इम्पोर्टेंट आपके अधिकार है, उनको क्या करो, नीचे वाले एम्प्लॉयज़ को बांट दो, तो उसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण से आशय अधिकारों को अधीनस्थों को बांटने से है। बड़े संगठन में अधिकारों का विकेंद्रीकरण उचित होता है। अब मान लो कोई बहुत बड़ा संगठन है, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर किसी एक संगठन में मान लो कितने आपके 6 लेवल हैं देखा जाए तो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अब अगर कोई 6th लेवल पर कर्मचारी कार्यरत है और उसको क्या करना है, 1st लेवल के प्रबंधक से बात करनी है, क्योंकि केवल एक फैसला लेने के लिए, तो क्या उसको वो 5 जो स्टेप पढ़ रहे हैं वो फॉलो करना उचित है? बिल्कुल नहीं, इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है, विकेंद्रीकरण किया जाता है कि ठीक है, अगर आपको लगता है वो आपके लेवल पर ही फैसला लिया जा सकता है, तो बिल्कुल 6th लेवल का बंदा वो फैसला ले सकता है। बड़े संगठन में अधिकारों और केंद्रीकरण का निर्णय लेते समय संगठन के व्यापक हितों, कर्मचारियों की भावनाओं तथा कार्य की प्रकृति आदि बातों का विचार करना चाहिए, जिससे उचित भारार्पण हो सके। देखो ये नोट्स बहुत सही नोट्स हैं, अगर किसी स्टूडेंट को अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं तो वो मेरे इन नोट्स को अच्छी तरीके से फॉलो कर सकता है। ये काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, ठीक है। तो आपको अपना एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं है। अगर आपने मेरी वीडियोस देख ली हैं तो मैक्सिमम, अगर आपकी इच्छा है तो आप एक बार अपनी बुक रीड कर सकते हो, अदरवाइज ये जो नोट्स हैं ये सफिशिएंट। और साथ ही अगर आप मेरी वीडियोस कंटिन्यू कर रहे हो तो आपको कहीं भी अपनी बुक्स वगैरह से ज़्यादा हेल्प लेने की नीड नहीं पड़ने वाली। और पासबुक तो बिल्कुल मेरा मानना है टच करनी ही नहीं चाहिए। इसके बाद है हमारा सिद्धांत नंबर 9, सोपान श्रृंखला का सिद्धांत। बहुत ही इंटरेस्टिंग सिद्धांत है, बहुत ईजिली बच्चों को समझ में आता है। सोपान यानी कि सीढ़ी, बहुत इजीली समझ में आया, ठीक है। फेयोल के अनुसार किसी उपक्रम के पदाधिकारी ऊपर से नीचे तक सीधी रेखा के रूप में संगठित होने चाहिए। यानी कि इसका कहने का मतलब है हर आपके संस्था में जो लेवल है क्लियर होना चाहिए, यानी कि किसी पद के बाद कौन सा पद ऊपर है और उसके बाद कौन सा पद ऊपर है। जैसे आपके ट्रस्टीज़ होते हैं, देन प्रिंसिपल मैम, ठीक है, फिर आपकी मेन स्टाफ कोऑर्डिनेटर होती है, देन क्लास टीचर, देन मॉनिटर। तो ये आपको साफ पता है ना कि कौन सा पद किसके बाद में आ रहा है। वैसे ही ऑफिस में होता है, जो CEO वगैरह होते हैं, फिर मार्केटिंग हेड्स होते हैं, HR, क्लियर। उसके बाद आपके डिवीज़न हेड्स हो गए। तो यहाँ पर अलग अलग मैनेजर्स होते हैं। उपक्रम के पदाधिकारी ऊपर से नीचे तक सीधी रेखा के रूप में संगठित होने चाहिए, अर्थात इनके मध्य संप्रेषण के उद्देश्य से संपर्क रूपी एक श्रृंखला होनी चाहिए और किसी भी पदाधिकारी को उसका क्या होना चाहिए, उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सोपान श्रृंखला मान लीजिए A आपका मैनेजर है, ठीक है। उसके बाद B, C, D, E, F, G और इधर देखा जाए तो L, H, N, O, P, ये सब आपके क्या है, पद हैं, क्लियर। अब किसी को अगर ज़रूरत पड़ रही है तो क्या होगा, A पहले B से कॉन्टेक्ट करेगा, देन C से, देन D से, फिर E से, F से, इसी प्रकार चलेगा। अगर G को कोई बात A से करनी है तो पहले G जाएगा F पे, फिर E से, D से, C से, B से और देन A से। लेकिन यहाँ पर एक होता है गैंग प्लैंक, इस वर्ड को याद कर लेना, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि गैंग प्लैंक क्या होता है, या फिर छोटे शब्दों में कहा जाए तो अपवाद का सिद्धांत यहाँ पर आप इसको कह सकते हो। कोई इमरजेंसी अगर आपकी संस्था में आ जाती है तो 2 समान स्तर के कर्मचारी एक दूसरे से बिना किसी चैन के बात कर सकते हैं, इसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। जब एग्जाम में आप ये डायग्राम बनाओगे तो ये बनाना मत भूलना, वरना आपका मेन डायग्राम भी क्या होगा, गलत मान लिया जाएगा। अपवाद स्वरूप यह भी बताया गया कि आवश्यकता पड़ने पर इस श्रृंखला का उल्लंघन करके किसी भी अन्य पदाधिकारी से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करा जा सकता है, जिसे कहते हैं समतल संपर्क का सिद्धांत या फिर गैंग प्लैंक। चित्र मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे ही दिया है और यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हो। आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट है आपका व्यवस्था का सिद्धांत। व्यवस्था का आशय है कि प्रत्येक वस्तु के लिए निश्चित सिद्धांत हो और प्रत्येक व्यक्ति
और वस्तु क्या हो, अपने स्थान पर हो, तभी तो व्यवस्था होगी ना। इस सिद्धांत का उद्देश्य है कि उचित कार्य उचित समय पर हो। ऐसा तभी संभव है जब कुछ व्यवस्थित और पुनरावृत्ति उसकी ना हो, तभी न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। मान लो आपको स्कूल सुबह टाइम पर पहुंचना है, तो आप क्या करते हो, अपनी यूनिफॉर्म रात को ही एडजस्ट करके रखते हो, अपना बैग बिल्कुल सेट करके रखते हैं, ठीक है, हमें पता है हमारा बैग कहाँ होगा, हमारे शूज़ कहाँ होंगे, हमारी ड्रेस कहाँ होंगी। तो ये क्या है, ये आपकी लाइफ का व्यवस्था का सिद्धांत है। वैसे ही क्या होता है ऑफिस में होता है कि सबके क्या होते हैं, कैबिन अलग होते हैं, सबकी डेस्क अलग होती है, सबका कंप्यूटर वगैरह अलग होता है, सबको पता होता है कि अकाउंट्स का काम कहाँ हो रहा है या फिर मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो वो कहाँ हो रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब व्यवस्था के सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। देन समता का सिद्धांत, समता से आशय सभी व्यक्तियों को समान भाव से देखा जाए, उनके पारिश्रमिक और दंड व्यवस्था में भेदभाव ना हो। ऐसा नहीं है कि किसी एम्प्लॉय को तो आप बहुत ज़्यादा पारिश्रमिक दे रहे हो, किसी को बहुत कम दे रहे हो, किसी को सजा ज़्यादा दे रहे हो, किसी को कम दे रहे हो, ताकि कर्मचारी रुचि लगन से कार्य करें। क्योंकि जहाँ पर पता चलने लग जाता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, वहाँ पर लोगों की रुचि कम होने लग जाती है। सिद्धांत नंबर 12 की बात की जाए तो कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता। एक कर्मचारी ये मान के चलता है कि अगर मैं किसी संस्था में लगा हूँ तो यहाँ पर मेरी जॉब क्या हो, एकदम सिक्योर हो, मुझे निकाला ना जाए। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति किसी काम पर कम से कम इतने समय के लिए की ही जानी चाहिए कि उसे क्या करे, समझ और सीख सके, वरना कर्मचारी का वहाँ पर लगना भी वेस्ट है, साथ ही कंपनी का उसको लगाना भी वेस्ट है। क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह पर आपने जो पैसा वेस्ट किया, फिर अगर वो आपके इन्वायरमेंट के से जॉब छोड़ देता है, फिर आप उसको जॉब से निकाल देते हो, तो यहाँ पर लॉसेस होते हैं। इसका लाभ यह होता है कि कर्मचारी अपने कार्य की प्रकृति को समझ जाता है और निष्ठा से कार्य करता है। कर्मचारी के बार बार बदलाव से कुशलता, सामंजस्य आदि की समस्या खड़ी हो जाती है। अगर आपके कर्मचारी बार बार बदल रहे हैं तो बार बार तो उनको ट्रेनिंग दो। फिर कोई कर्मचारी किसी प्रकार का होता है तो उनके साथ सामंजस्य बिठाने में भी समस्या होने लग जाती है। प्रेरणा और पहल का सिद्धांत, पहल से आशय है कर्मचारियों को किसी योजना के प्रस्ताव के संबंध में राय देने में छूट देना, यानी कि इनिशिएट करना। ऐसा नहीं है कि जो बड़े अधिकारी हैं वो खुद ही के चलाएं और भाई ठीक है ये तो एम्प्लॉयज़ हैं, ये क्या जानते होंगे, ऐसा मेंटलिटी नहीं होनी चाहिए। सभी कर्मचारियों को क्या किया जाना चाहिए, आगे बढ़ावा दिया जाना चाहिए, सभी की बातें सुनी जानी चाहिए। क्या पता कौन कैसा आइडिया दे दे और हमारे क्या हो, संस्थान को प्रॉफिट हो जाए। जैसा कि होता है ना, अगर किसी स्कूल में या फिर किसी भी संस्था में या फिर इससे गवर्नमेंट भी बहुत सारे नए इनिशिएटिव चलाती है कि ठीक है हम कोई नई योजना लागू कर रहे हैं, आप अपने आइडियाज़ रखें कि इस योजना में ऐसा क्या होना चाहिए। तो वो क्या कर रही है, वो सब लोगों को मौका दे रही है। वैसे ही ऑफिस में भी होना चाहिए कि अपने सभी एम्प्लॉयज़ को मौका दिया जाना चाहिए, ताकि सभी लोग क्या करें, मेल जोल की भावना बढ़ाएं और अपने ऑफिस के लिए अपनी एक तरीके से देखा जाए तो लगन और ईमानदारी को बढ़ावा दें। ठीक है, संस्था को अपना समझने लग जाएंगे लोग, क्योंकि उनको पता है ना कि हमारे अधिकारी क्या कर रहे हैं, हमें बढ़ावा दे रहे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं, हमसे इवन आइडियाज़ तक पूछ रहे हैं। नए विचारों का सृजन होगा, क्योंकि हर किसी एम्प्लॉय का माइंडसेट अलग होता है, किसी की क्रिएटिविटी अलग होती है। कर्मचारियों में संतुष्टि की भावना भी इससे क्या होती है, पनपती है। ठीक है, इसके बाद है हमारा लास्ट सिद्धांत, सहयोग की भावना का सिद्धांत। सहयोग का सिद्धांत आदेश की एकता के सिद्धांत का ही विस्तार है। यह सिद्धांत संघ की शक्ति पर बल देता है। ठीक है, जब किसी संस्था में बहुत से कर्मचारी कार्य करते हैं तो संघर्ष होना स्वाभाविक है। जैसा कि बोलते हैं जहाँ पर 4 बर्तन होंगे तो आवाज़ तो आएगी। ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे वहाँ पर डिस्प्यूट्स होते हैं, वाद विवाद होते हैं, परंतु अगर सहयोग की भावना होगी तो वहाँ पर वाद विवाद खत्म तो नहीं होंगे, देखो, ठीक है, लेकिन हाँ कम होने की वहाँ पर चांसेस हो जाते हैं। अतः यह सिद्धांत कहता है कि मतभेद के स्थान पर एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो इस भावना का विकास होगा, साथ ही काम भी इजीली होंगे, सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति भी हो जाएगी और व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति भी यहाँ पर हो जाएगी। आई थिंक आप लोगों के 14 सिद्धांत क्लियर हो गए होंगे। कोशिश ये कीजिएगा कि इन 14 सिद्धांतों को आप इसी नंबर वाइज याद करें तो ये बेनिफिशियल रहने वाले हैं, क्योंकि जो बच्चे आगे BCom BBA वगैरह, ठीक है, हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आगे भी हमें मैनेजमेंट तो पढ़ना ही है, बिजनेस स्टडीज़ तो आपकी कहीं नहीं रुकने वाली, सब्जेक्ट का थोड़ा नाम चेंज हो जाएगा, परंतु ये सब आपके आगे तक भी आने वाले हैं। तो ये 14 सिद्धांत तो ठीक है, ये ऐसा नहीं कि केवल 12th में आपके ख़त्म हो गए, इनको अच्छे से याद कर लेना, ये आपके आगे भी फ्यूचर में काम आएंगे। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करना मत भूलना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट नंबर 3 में हम बात करेंगे फेयर और एफ ड्रकर के योगदान की। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।